अनिल जी की तरफ देखकर अर्जुन ने कहा, अपने बदले के लिए मुझे शिवांगी की फीलिंग के साथ नहीं खेलना है। उसे मैं दिल से चाहता हूँ, उस वक्त से चाहता हूँ जिस वक्त से मैंने उसे पहली बार देखा था। कहीं न कहीं अनिल को अर्जुन की बातों पर विश्वास होने लगा कि अर्जुन अपने बदले के लिए उनकी भतीजी का इस्तेमाल नहीं करेगा, उनकी भतीजी के दिल के साथ नहीं खेलेगा। यही बात उनके लिए मायने रखती थी। बाकी दुनिया जाए बाहर में, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। अनिल ने अर्जुन की बातों को सुनकर कहा, मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है और यह जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। अर्जुन अनिल जी की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगा। मुझे पता है कि तुम्हें शिवांगी के बारे में काफी हद तक पता चल चुका है, लेकिन कुछ ऐसा है जो शायद ना तो शिवांगी को पता है ना ही इस दुनिया को। लेकिन शिवांगी के मंगेतर होने के कारण तुम्हारा उसके अतीत को जानना बहुत जरूरी है, ताकि आगे जाकर अगर उसका अतीत उसके आगे आए तो तुम उसे संभाल सको। आप किस अतीत के बारे में बात कर रहे हैं? अर्जुन ने कहा, वह अतीत जिसकी शायद सहन करने की शक्ति शिवांगी में नहीं होगी। और अतीत का सहारा हो सकता है कि तुम दोनों को अलग करने के लिए भी हो सके। इसलिए चाहता हो कि किसी और के जरिए गलत तरीके से शिवांगी का अतीत तुम्हारे सामने आए। इससे अच्छा है कि वह अतीत जैसा है वैसा ही मैं तुम्हें बता दूं। इतना कहकर अनिल जी ने अर्जुन को कुछ कहना शुरू कर दिया। अनिल जी की बातों को सुनकर अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशन पल पल के बाद बदल रहे थे। कुछ देर बाद जब अनिल की बात पूरी हुई, अर्जुन हैरान होकर अनिल की तरफ देखने लगा। मुझे उम्मीद है कि आगे जाकर अगर शिवांगी का अतीत उसकी आंखों के सामने आया तो तुम मेरी शिवांगी का हाथ पकड़कर उसे अतीत की जंजीरों में फंसने से रोक लोगे। मैं अपने भाइयों को बहुत अच्छे से जानता हूँ और खास करके अपने बड़े भाई को। अपने मतलब के लिए वह किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे वह अपना हो या फिर पराया। शिवांगी हमेशा से मेरे दिल के करीब रही है और मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दे सकता जो डिजर्व नहीं करती। अनिल ने अर्जुन के हाथों को पकड़कर अर्जुन से लगभग वादा लेते हुए कहा, वादा करो अर्जुन, किसी भी हालत में चाहे कुछ भी हो शिवांगी का हाथ नहीं छोड़ोगे, क्योंकि आने वाले वक्त में शिवांगी के फीलिंग के साथ भी खेला जा सकता है। पर उस वक्त तुम्हें शिवांगी का सपोर्ट बनना होगा, क्योंकि शिवांगी अपने इमोशंस में आकर कुछ गलत फैसला ले लेती है और मैं नहीं चाहता कि हर बार की तरह वह अपनी जिंदगी का कोई गलत फैसला ले जो बाद में जाकर उसके लिए मौत से भी बदतर बन जाए। अर्जुन ने अपने हाथ की तरफ देखा और फिर अनिल जी की तरफ अपना दूसरा हाथ अनिल जी के हाथ के ऊपर रखकर अर्जुन ने कहा, आई प्रॉमिस शिवांगी का अतीत कभी भी उसके प्रेजेंट और फ्यूचर पर इफेक्ट नहीं करेगा। अगर किसी को भी शिवांगी के पास जाना है उसे मुझसे होकर गुजरना होगा। थैंक यू अर्जुन, मुझे चलना होगा। कभी भी आगे जाकर जब मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक होकर मुझे बुला लेना, क्योंकि परिवार में कोई हो या ना हो लेकिन शिवांगी का ये चाचा हमेशा उसके साथ है। अपने नम आंखों से अनिल ने कहा और अर्जुन के कंधे को थपथपाते हुए वहां से चले गए। अनिल को अर्जुन जाता हुआ देख रहा था, लेकिन कहीं न कहीं उसके दिल में एक अजीब सी कसमकस थी। अगले ही पल अर्जुन आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। शिवांगी घूर कर अर्जुन की तरफ देख रही थी और अर्जुन भी आगे की सीट पर लगी हुई शीशे से शिवांगी को। ना ही शिवांगी ने कुछ पूछा और ना ही अर्जुन ने कुछ कहा। गाड़ी अपनी मंजिल की तरफ चलने लगी। कुछ पल के बाद ही अर्जुन ने अपना फोन निकाला और उस पर एक मैसेज टाइप कर दिया। पीछे आ रहे राघव के फोन पर जैसे ही किसी नोटिफिकेशन की रिंग बजी, उसने तुरंत अपना फोन चेक किया। फोन पर लिखे हुए शब्दों को पढ़कर उसे तो मानो सदमा ही लग गया हो। वह लगभग चिल्ला ही पड़ा। व्हाट? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा था उसने अचानक से गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया और चौंक कर राघव की तरफ देखने लगा। क्या हुआ सर? सब कुछ ठीक तो है? ड्राइवर के सवाल को सुनकर राघव होश में आया और कहा, अगर सब कुछ ठीक होता तो मैं चिल्लाता ही क्यों? तुमने क्या मुझे कोई पागल समझ रखा है जो बिना वजह चिल्लाता रहता है? नहीं नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब था? जरा मैं भी तो समझूं। समझाओ मुझे। अपने दोनों हाथ बांधकर राघव ड्राइवर की तरफ देखने लगा। राघव के इस तरह के रिएक्शन से ड्राइवर को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। कुछ देर तक राघव इसी तरह ड्राइवर को घूर कर देखता रहा। ड्राइवर हकलाते हुए बोला, सर सॉरी, लेकिन अभी ड्राइव करके गाड़ी घर नहीं गए।
तो कुछ पल के अंदर अंदर ही अर्जुन सर दोनों को नौकरी से निकाल देंगे। ड्राइवर ने कहा। अर्जुन का नाम आते ही राघव ने अपने सर पर जोर से अपने हाथ को दे मारा। ओ गॉड, तुम्हारे चक्कर में मैं इतनी जरूरी बात ही भूल गया जिसके लिए मुझे मैसेज आया था। मिस्टर वीरेंद्र रस्तोगी के पास चलो, अपने सपाट लहजे में राघव ने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी। तकरीबन 1 घंटे के बाद अर्जुन की गाड़ी का काफिला एक बहुत भारी विला के सामने आकर रुका। शिवांगी इस विला में पहले नहीं आई थी, उसके लिए भी यह विला नया ही था। रागनी और नैना आंखें फाड़ कर उस विला की तरफ देख रहे थे। अर्जुन तो पहले से ही गाड़ी से बाहर निकल चुका था। रागनी और नैना को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके सामने इतना बड़ा विला भी है। वह अपनी आंखों को बार बार मसलकर सामने देख रही थी। उन दोनों के ऐसे बचकने हरकत को देखकर शिवांगी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा गई। रागनी ने कहा, अरे यार, ये विला कितना बड़ा है। नैना ने भी रागनी का साथ देकर कहा, सही कहा। वह दोनों तो अपने सामने विला को देखकर ही हैरान थे। तो दूसरी तरफ अचानक से गाड़ी का दरवाजा खुला। शिवांगी और उसकी दोनों सहेलियों ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर अर्जुन खड़ा हुआ था। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या गाड़ी में ही रहने का इरादा है या फिर अंदर भी जाना है? नैना और रागनी चहकते हुए बोली, गाड़ी में कौन रहेगा, अंदर जाएंगे। और वैसे भी हम भी तो देख ले हमारे दोस्त के होने वाले ससुराल कैसा है, किसी कोई चीज की कमी तो नहीं। इतना कहकर रागनी और नैना दोनों गाड़ी से उतर गई। शिवांगी बीच में बैठी हुई थी और अपनी सहेलियों की बातों से हैरान हो रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी खुद की सहेलियां अपनी आंखों के सामने इतने बड़े बिलाक को देखकर भी अर्जुन के सामने यह कहने की हिम्मत कर रही है कि कहीं कोई कमी तो नहीं। शिवांगी को इतना शांत देखकर अर्जुन ने कहा, वह तो अंदर चली गई है, तुम नहीं चलोगी क्या? शिवांगी ने जैसे ही अर्जुन की बात सुनी तुरंत हाँ में सर हिला दिया और गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने गाड़ी से अपना पहला कदम बाहर रखा, अचानक से उसने महसूस किया कि वह हवा में थी। शिवांगी ने अपने करीब अर्जुन का चेहरा देखा और अपने दोनों हाथ अर्जुन के गले में डाल दिए। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी, जिसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिवांगी ने नीचे उतरने की जिद बिल्कुल नहीं की। इसी बात से अर्जुन को खुशी हुई थी। शिवांगी और अर्जुन जब विला के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रागनी और नैना तो पहले ही लिविंग रूम में सोफे पर आकर आराम से बैठे हुए थे। उन्हें देखकर तो बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वह पहली बार अर्जुन के घर पर आई हो। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका बचपन ही यहाँ पर बीता हो। अर्जुन ने शिवांगी को सोफे पर बिठाया और किसी को आवाज लगाई। ताई। अर्जुन की आवाज सुनकर एक 35 से 40 साल की औरत वहां आई। अर्जुन को अपनी आंखों के सामने देखकर उन्होंने कहा, छोटे बाबा, आज यहाँ पर इस विला में अर्जुन बहुत ही कम आता था। वो हमेशा अपने नॉर्मल से घर में रहता था, जहाँ पर कोई भी नौकर वगैरह नहीं था। वहाँ पर हर काम अर्जुन खुद ही करता था। हाँ, कभी कभार कोई नौकर आ जाता था, लेकिन ज्यादातर इस घर में अर्जुन अकेला ही रहता था। लेकिन ताई ने जब अर्जुन को आज उस घर में देखा तो कुछ हैरान थी। अभी तक उनका ध्यान शिवांगी, नैना और रागनी पर नहीं गया था। उनका पूरा ध्यान अर्जुन पर ही था। ताई के सवाल को देखकर रागनी और नैना एक दूसरे की तरफ देखकर धीरे धीरे बोलने लगी। यह तो ऐसे हैरान हो रही है जैसे कि सामने किसी शैतान को देख लिया हो। अरे, उन्हीं का घर है तो भला वह कैसे नहीं आएंगे? नैना के शब्दों को सुनकर रागनी ने नैना के हाथ पर धीरे से मारते हुए कहा, चुप रहना, सुनने तो दे। हमेशा की आदत है तेरी, क्लाइमैक्स देखने ही नहीं देती। यह कोई मूवी नहीं चल रहा, यह रियल लाइफ है। नैना ने कहा, आई नो रियल लाइफ है, अगर मूवी भी चल रही होती तब भी तो शांत नहीं रहती है ना। शिवांगी भी उन दोनों को देख रही थी, लेकिन वह उन दोनों से कुछ दूर बैठी थी, इसलिए कुछ नहीं कर सकती थी। अर्जुन ने ताई के सवाल को इग्नोर किया और कहा, खाने का इंतजाम कीजिए ताई, बहुत भूख लगी है। हाँ बाबा, अभी करते हैं। इतना कहकर वो वहां से जाने ही वाली थी कि अर्जुन ने कहा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, 3 लोग और हैं यहाँ पर। जैसे ही ताई ने सुना, लेकिन उन्हें तो कोई नहीं दिखाई दिया। ताई ने कहा, लेकिन आपके अलावा तो मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा। ताई, आपने फिर से अपना चश्मा नहीं पहना। इतना कहकर अर्जुन ने ताई के गले में लटक रहे चश्मे को उनकी आंखों पर लगाया और उन्हें इशारा करते हुए कहा, वह रहे, अब तो दिखाई दे रहा है ना? जैसे ही ताई ने
सामने 3 लड़कियों को देखा तो उन्हें कुछ खास खुशी महसूस नहीं हुई। उनके चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी थी। क्या हुआ ताई? अर्जुन ने जब ताई को कहीं खोए हुए देखा तो पूछा। ताई होश में वापस आते हुए बोली, ठीक है छोटे बाबा, मैं खाना बना देती हूँ, आप जाकर फ्रेश हो जाइए तब तक। अर्जुन ने हाँ में सर हिलाया और अपने कमरे की तरफ चला गया। अर्जुन के जाते ही ताई ने लिविंग रूम में बैठी हुई तीनों लड़कियों की तरफ देखा। दो तो अभी भी आपस में एक दूसरे से बातें कर रही थी और एक कोने में बैठी हुई थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। ताई उस लड़की के पास पहुंच गई और मुस्कुराते हुए शिवांगी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप ही का नाम शिवांगी है ना? यह सुनते ही रागनी और नैना, जो अपने में ही गुम थी, वह दोनों ताई की तरफ देखने लगी। हैरान तो शिवांगी भी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सब उसे कैसे जानते हैं। शिवांगी जब अंदर आ रही थी तो उसने गार्डन में बहुत से सिक्योरिटी गार्ड और नौकर सभी को देखा था। सभी लोग उसकी तरफ ही देख रहे थे। उस वक्त तो शिवांगी ने उन लोगों की नजरों को इग्नोर कर दिया था, लेकिन इस बार शिवांगी ने जब ताई के मुंह से उसी का नाम सुना तो कुछ सवाल उसके दिमाग में चलने ही लगे। आपने हमें पहचान कैसे लिया? शिवांगी ने पूछा। शिवांगी का सवाल भी ठीक था, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग थे, तो ताई सीधा शिवांगी के पास आकर कैसे पूछने लग गई। ताई के जवाब का इंतजार नैना और रागनी भी बहुत ही बेसब्री से कर रही थी। उनकी बेसब्री को खत्म करते हुए ताई ने कहा, छोटे बाबा के कमरे में देखी थी आपकी तस्वीर, उसमें आप बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसलिए देखते ही पहचान गए आपको। मेरी तस्वीर? शिवांगी चौंकती हुई बोली, हाँ आपकी तस्वीर। पिछले 3 साल से देख रहे हैं उस तस्वीर को, तो भला आपको पहचानने में गलती कैसे कर सकते हैं? ताई ने कहा और शिवांगी के सर पर हाथ फेर कर किचन में चली गई। ताई के जाते ही नैना और रागनी अपने अपने जगह से खड़ी हुई और आकर शिवांगी के इर्द गिर्द बैठ गई। नैना बोली, यह क्या चल रहा है? क्या छुपाया जा रहा है हमसे? रागनी ने कहा, तुम जीजू को पिछले 3 साल से जानती हो और हमें अभी तक बताया तक नहीं तुमने। यह तो बहुत ही गलत हुआ है हमारे साथ। शिवांगी तो खुद ताई के जवाब से हैरान थी, तो भला वह नैना और रागनी के सवाल का क्या जवाब देती? शिवांगी अपने दोस्तों को क्या ही जवाब देती? उसे खुद इस बात का एहसास नहीं था कि आखिरकार अर्जुन उसे 3 सालों से कैसे जानता है। अर्जुन से मिले हुए उसे खुद अभी सिर्फ कुछ वक्त ही हुआ है। कुछ वक्त के बाद अर्जुन भी फ्रेश होकर नीचे लिविंग रूम में आ चुका था। बाकी वह तीनों भी अभी भी आपस में ही बातें कर रही थी और सवाल वही था कि आखिरकार अर्जुन और वह 3 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, तो उनको क्यों नहीं बताया? कदमों की आहट सुनते ही नैना और रागनी तुरंत वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ गई और चेहरे पर ऐसी मासूमियत लेकर आ गई जैसे कि दुनिया भर की मासूमियत सिर्फ उनके पास है। बाकी तो सब दुनिया में उनसे ज्यादा ही चंचल चालाक है। अर्जुन लिविंग रूम में आया और आकर सोफे पर पैर के ऊपर पैर रखकर आराम से एक राजा की तरह बैठ गया। शिवांगी अर्जुन की तरफ ही घूर रही थी और अर्जुन ने यह नोटिस कर लिया था। अर्जुन ने प्यार से शिवांगी की तरफ देखा और कहा, इतने प्यार से देखोगी तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? अर्जुन के शब्द सुनते ही शिवांगी ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और खुद से बोली, कितने बेशर्म है, सबके सामने ही कह दिया। उसी वक्त ताई लिविंग रूम में आई और आकर कहा, छोटे बाबा खाना तैयार है, आकर खाना खा लीजिए। आप सभी भी। अर्जुन के साथ साथ ताई ने रागनी, नैना और शिवांगी की तरफ देखते हुए भी कहा। रागनी नैना को तो सच में बहुत ज्यादा भूख लगी थी और उन्होंने जैसे ही ताई की बात सुनी तुरंत डाइनिंग टेबल पर चली गई। शिवांगी के पैर में चोट लगने के कारण अर्जुन ने उसे अपने बाहों में ले लिया और जाकर चेयर पर बिठा दिया और अर्जुन भी जाकर चेयर पर बैठ गया। शिवांगी ने जब डाइनिंग टेबल पर देखा तो हैरान रह गई, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर सारा खाना उसकी पसंद का ही बना हुआ था। उसने धीरे से अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा, यह सब तो मेरी पसंद का है। आई नो। क्या आई नो? आपको कैसे पता कि मुझे यह सब पसंद है? शिवांगी ने कहा, तुम्हारी दोनों दोस्त तुम्हें याद नहीं? जिस दिन हमने नकली एंगेजमेंट का नाटक किया था, उस दिन तुम्हारी दोनों प्यारी सी दोस्तों ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हें कहाँ घूमना पसंद है, कहाँ नहीं। हाँ, सिर्फ कुछ बातें थी जो नहीं बताई, पर वह मुझे हाल ही में सब कुछ पता चल चुका है। यह सुनकर तो शिवांगी ने गुस्से से नैना और रागनी की तरफ देखा, लेकिन उन दोनों को तो शिवांगी के गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
वह दोनों तो आराम से खाने में मस्त थी। अर्जुन ने कहा, उन पर गुस्सा बाद में उतारना, अभी खाना खा लो। ताई, मैंने आपको हल्का खाना भी बनाने के लिए कहा था। डॉक्टर ने शिवांगी को अभी हल्का खाने के लिए कहा है। अर्जुन ने ताई की तरफ देखकर कहा, हाँ छोटे बाबा, मैंने हल्का खाना भी बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर ताई किचन में चली गई और कुछ ही देर में एक बड़ा सा बॉल लेकर वापस से किचन से बाहर आई और आकर उस बॉल को डाइनिंग टेबल पर रख दिया। अर्जुन ने उस बॉल का ढक्कन उठाया, जिसे देखकर ही शिवांगी का मुंह बन गया, पर अर्जुन ने उसके मुंह के बदलते हुए एक्सप्रेशन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और आराम से एक बड़ा चम्मच उठाया और एक छोटी सी कटोरी में खिचड़ी निकालकर शिवांगी के सामने रख दी। खिचड़ी देने के बाद अर्जुन ने ताई की तरफ देखा और कहा, ताई आप ऐसा कीजिए, इसे अभी अंदर ले जाइए, अगर और लेना होगा तो बाद में मंगवा लेंगे। ताई ने सुना और वापस खिचड़ी का बड़ा सा बॉल उठाकर किचन के अंदर ले गई। अर्जुन ने अपना खाना थाली में रखा और आराम से खाना खाने लगा, लेकिन शिवांगी ने अभी तक खिचड़ी की एक चम्मच भी नहीं खाई थी। अर्जुन ने जब देखा कि वह कुछ नहीं खा रही तो उसने कहा, क्या हुआ, खाओ ना, एक बात तो बताइए मुझे। क्या, अर्जुन ने पूछा, आपने यह सारा खाना किसकी पसंद का बनाया हुआ है? ऑफ कोर्स तुम्हारी पसंद का। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? अर्जुन ने कहा। नकली हंसी हंसते हुए शिवांगी ने कहा, हाँ हाँ, कितनी फनी बात है ना, मेरी पसंद का खाना मेरे आंखों के सामने रखकर और मुझे ही खिचड़ी खिलवाई जा रही है। यह कौन सा रूल है? क्या किया जाए, डॉक्टर का रूल है। उन्होंने कहा है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हें हल्का फुल्का खाना दिया जाएगा। अगर हल्का फुल्का ही दिया जाएगा तो फिर मेरी पसंद का बनाने का मतलब ही क्या था? शिवांगी ने कहा, और बात भी सही थी। उसकी पसंद का खाना उसकी आंखों के सामने रखा हुआ था और उसे खाने को क्या मिल रहा था? खिचड़ी। वह तो इसलिए बनाया ना, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी पसंद का खाना होगा तो तुम हल्का फुल्का यानी कि खिचड़ी आराम से खा लोगी, इस लालच से कि जल्दी ठीक होने के बाद तुम्हें यही खाना मिलेगा। यह सुनकर तो शिवांगी पूरी अपने आपे से बाहर होने वाली थी, लेकिन अर्जुन ने उसके हाथ को थपथपाते हुए कहा, खा लो अगर जल्दी ठीक होना है, वरना सोच लो, अगर तुमने नहीं खाया तो तुम्हारी प्यारी सी गायत्री दीदी को इसके बारे में बता दूंगा। नहीं नहीं, गायत्री का नाम सुनते ही शिवांगी ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया। अभी तक शिवांगी को गायत्री और अर्जुन के रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं था। गायत्री का नाम सुनते ही शिवांगी ने चुपचाप पास में रखी हुई खिचड़ी से अपनी चम्मच भरी और मुंह में डाल ली। खिचड़ी तो वो आराम से खा रही थी, लेकिन गुस्सा उसके नाक पर था। कुछ देर के बाद सभी ने खाना खाया और वापस से लिविंग रूम में बैठ गई। लिविंग रूम में बैठे हुए अभी सिर्फ उन्हें 5 मिनट ही हुए थे कि इस वक्त लिविंग रूम में राघव आया। राघव के साथ एक और व्यक्ति था, जिसे देखकर शिवांगी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। खाना खाकर सभी लोग कुछ पल के लिए ही लिविंग रूम में बैठे ही थे कि उसी वक्त एक जाना पहचाना चेहरा वहां पर आया। यह कोई और नहीं बल्कि राघव था। राघव के साथ एक और व्यक्ति था, जिसे देखकर शिवांगी हैरान रह गई। वीरेंद्र अंकल, वीरेंद्र रस्तोगी, मुंबई के जाने माने लॉयर, जो बहुत ही कम आते थे किसी के घर पर। वीरेंद्र रस्तोगी को अर्जुन के घर पर देखकर पल भर के लिए तो शिवांगी हैरान थी, क्योंकि जिस तरह का वीरेंद्र रस्तोगी का रुतबा था, उनका इस तरह से किसी के घर पर आना थोड़ी सी हैरानी की बात थी। लेकिन इस बात से बेखबर अर्जुन शांति से अपनी जगह से खड़ा हुआ और मिलने के लिए वीरेंद्र रस्तोगी के पास चला गया। वीरेंद्र रस्तोगी ने भी काफी पोलाइट होकर अर्जुन से हाथ मिलाया। अर्जुन ने वीरेंद्र रस्तोगी जी को बैठने का इशारा किया। वीरेंद्र रस्तोगी जी ने जब अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उनकी नजर शिवांगी पर पड़ी। शिवांगी को अर्जुन के घर पर देखकर जिस तरह की हैरानगी कुछ पल पहले शिवांगी के चेहरे पर थी, और वही हैरानगी वीरेंद्र रस्तोगी जी के चेहरे पर भी आ गई थी। वह शिवांगी के पास गए और शिवांगी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटा तुम यहाँ पर। इससे पहले कि शिवांगी उसके सवाल का जवाब दे पाती, अर्जुन ने कहा, आपको जिस काम के लिए बुलाया है उस काम के अंदर ही आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, मिस्टर रस्तोगी। अर्जुन की आवाज में सख्ती देखकर वीरेंद्र रस्तोगी चुपचाप जाकर अपनी जगह पर बैठ गए और अर्जुन से बातें करने शुरू कर दी। बहुत दिनों के बाद याद किया अर्जुन, मुझे तो लगा था कि मिस्टर अर्जुन शेखावत हमको भूल ही गए हैं।
आपको कैसे भूल सकते हैं? हमारा पूरा लीगल काम आप ही तो देखते हैं, लेकिन आज जिस काम के लिए आपको यहाँ पर बुलाया है, उसके बारे में शायद राघव ने आपको बता दिया होगा। अर्जुन ने कहा, जी हाँ, पूरी तरह से बता दिया है। तो फिर सब काम हो जाएगा? अर्जुन ने पूछा। शिवांगी तो दोनों की तरफ देख रही थी। उनकी बातें उन्हें समझ बिल्कुल नहीं आ रही थी। आखिर की वह दोनों किस बारे में बात कर रहे थे? मिस्टर वीरेंद्र रस्तोगी, जिनके हाथ में छोटा सा सूटकेस था, उन्होंने वह सूटकेस जो कुछ देर पहले जमीन पर रखा हुआ था, वापस से टेबल के ऊपर रखा और कुछ पेपर्स निकालने लगे। उन्होंने वह पेपर निकाले और अर्जुन के सामने करते हुए कहा, इस पर साइन कर दीजिए, आगे का मैं खुद देख लूंगा। अर्जुन ने पेपर और साइन कर दिए। अर्जुन के साइन करने के बाद वीरेंद्र रस्तोगी ने वो पेपर शिवांगी की तरफ किए। अपनी तरफ पेपर को देखकर शिवांगी उलझी हुई नजरों से रस्तोगी जी की तरफ देखने लगी। रस्तोगी जी ने कहा, साइन करो बेटा। लेकिन यह कौन से पेपर है? इतना कहते हुए शिवांगी ने वो पेपर उठाई। जैसे ही उसकी नजर उस पेपर पर पड़ी, वह हैरान रह गई और चौंकते हुए अर्जुन की तरफ देखने लगी। दूसरी तरफ 3 राजपूत ब्रदर बैठे हुए थे। अजय जी काफी देर से किसी को कॉल लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका कॉल लग ही नहीं रहा था, जिससे वो काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे थे। उनकी इरिटेशन उनके चेहरे पर भी नजर आ रही थी, लेकिन इस बात से बिल्कुल बेफिक्र होकर अनिल आराम से जूस पी रहे थे। उन्हें इतना शांत देखकर विजय जी ने कहा, तुम इतना शांत क्यों हो? भाई साहब इतना परेशान हो रहे हैं, उनकी मदद करने की जगह तुम आराम से जूस पी रहे हो। अनिल जी ने ग्लास टेबल पर रखा और विजय जी की तरफ देखते हुए कहा, तो आप क्या चाहते हैं? शिवांगी की बर्बादी में मैं आप लोगों का साथ दूं? बर्बादी नहीं, उसकी आबादी की बात कर रहे हैं, और हम भला अपने ही बच्चों के साथ बुरा क्यों करेंगे? विजय जी ने पूछा। यह सवाल मुझसे नहीं, आपको खुद से करना चाहिए कि आप सच में शिवांगी के साथ अच्छा कर रहे हैं या फिर बुरा। इतना कहकर अनिल जी अपनी जगह से खड़े हुए और वहां से चले गए। अपने कमरे में आकर अनिल जी ने अपना फोन निकाला और मैसेज टाइप किया। दूसरी तरफ दिल्ली में गायत्री को अपनी बहन की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी और लिविंग रूम में बैठकर नाखून खा रही थी। गायत्री शिवांगी के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक गई और चौंक कर अपने पीछे देखने लगी। सामने मिसेस शेखावत खड़ी हुई थी। अपनी माँ को सामने देखकर गायत्री ने कहा, माँ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो दवाई खाकर आराम करना था ना? मिसेस शेखावत घूम कर गायत्री के सामने आकर खड़ी हो गई और पूछा, तुम किस सोच में हो? इतना पूछकर मिसेस शेखावत गायत्री के पास ही बैठ गई और जवाब की उम्मीद में गायत्री की तरफ देखने लगी। गायत्री सोचने लगी कि उसे बता देना चाहिए कि वह किस बारे में टेंशन ले रही थी, तो दूसरी तरफ खुद से ही उसे सवाल का जवाब दे रही थी। नहीं, उसे अभी नहीं बताना चाहिए। उसे इस तरह से बिल्कुल शांत और चुपचाप देखकर मिसेस शेखावत ने फिर से पूछा, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे, क्या हुआ? गायत्री ने मिसेस शेखावत की आवाज सुनी और फिर उनकी तरफ देखने लगी। मिसेस शेखावत ने कहा, मैंने तुमसे पूछा है और तुम अपनी ही दुनिया में खोई हुई हो। कई बार दिल की बातें किसी से शेयर कर लेनी चाहिए। और अभी यहाँ पर अतुल भी नहीं है। अतुल भी बिजनेस के लिए शहर से बाहर है। शहर से क्या, वह तो इंडिया से ही बाहर है। गायत्री को भी मिसेस शेखावत की बात ठीक ही लगी। अगर वह खुद से ही सवालों के जवाब देती रहेगी और खुद से ही सवाल करती रहेगी, तो सॉल्यूशन कहीं भी नहीं निकलने वाला। इसलिए गायत्री ने सोचा कि शायद मिसेस शेखावत से अपने दिल की बात कहकर कोई रास्ता निकल आए और वह शिवांगी से मिल सके। माँ, मैं आपको अपनी बहन के बारे में बताया था ना, शिवी के बारे में? गायत्री जी ने कहा। शिवी? मिसेस शेखावत सोच में पड़ गई।